Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we're going to discuss about The Great Gatsby by Scott, number 49069. Let's discuss its background of The Great Gatsby and about author. F. Scott Fitzgerald जो थे वो 24 सितंबर 1896 को एसटी पॉल मिनेसोटा में पैदा हुए और इनका ये जो नाम था ये डिस्टेंट रिलेटिव फ्रांसिस स्कॉट की वजह से पड़ा। ऑथर ऑफ द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, उनकी डेस्परेट बीइंग इंटेलिजेंट फिर ये जो स्कॉट थे इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने स्कूल में और बाद में ये इनको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया इन न्यू जर्सी इन 1911। ओके, ही एंटर्ड इन प्रिंसटन इन 1913 बट उन्होंने उसको भी छोड़ दिया विदाउट ग्रेजुएटिंग ड्यू टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डिसइंटरेस्ट। ठीक है, और 1917 में उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया was stationed at कैंप शेरिडन अलाबामा। ओके, जहाँ पे ये जेल्डा सायर से मिले जो कि बाद में उनकी बीवी बनी। जेल्डा जो थी उन्होंने गिरोल्ड से शादी के लिए थोड़ा लेट किया ताकि वो अपनी फाइनेंशियल जो है वो अचीवमेंट को हासिल कर सके। हिज ब्रेक थ्रू नॉवल द साइड ऑफ पैराडाइज जो कि 1920 में पब्लिश हुआ ब्रॉड फेम एंड वेल्थ, उनको उससे बहुत ज़्यादा फेम और वेल्थ मिली। और जो जेल्डा थी ना फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली स्कॉट से। उनकी जो सक्सेस थी वो कहाँ से उनकी शुरू हुई थी, द ग्रेट गैट्सबाय से जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था। स्कॉट इम्ब्रेस करते थे ग्लैमरस लेकिन डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल को जो ऑफ दी रोरिंग 20s, जो 20th सेंचुरी के डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल था उसको। हाउएवर विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, जेल्डा जो थी वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गई और जो स्कॉट थे उनको भी अल्कोहल की लत लग गई जिसकी वजह से उनकी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उन्होंने पब्लिश किया अपना एक राइटिंग स्कॉट ने टेंडर इन दी इज दी नाइट जो कि 1934 में पब्लिश हुआ। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जैसे कि दी सैटरडे इवनिंग पोस्ट। बाद में वो हॉलीवुड में शिफ्ट हो गए, यानी उन्होंने मूव किया हॉलीवुड में 1937 में और एज ए स्क्रीन राइटर काम करना शुरू किया। और उनका जो प्ले था उस टाइम पे वो दी लव ऑफ द लास्ट टाइकोन में काम कर रहे थे, लिख रहे थे अभी वो, कि उनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी डेथ हो गई 1940 में एट द एज ऑफ 44। ग्रेट गैट्सबाय जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो स्कॉट की ओन लाइफ है उसको, जैसे निक कैरावे थे, फिट्जजेराल्ड जो थे वो एक मिड वेस्टर्नर थे, वो अटेंड करते थे आईवी लीग स्कूल को और उन्होंने बाद में जो मूव किया था न्यूयॉर्क में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। लाइक जे गैट्सबाय ही वाज अ रोमांटिक ड्रीमर कैप्टिवेटेड बाय वेल्थ एंड डीपली इन लव विद द साउथर्न वुमेन। ठीक है, ये बेशक जो ईरा था ग्लिट्स का वो बहुत डैजल था। स्कॉट जैसे निक की तरह नॉवेल्स लिखते थे, नॉवेल्स में लिखते थे सॉ द मोरल एम्प्टीनेस बीनीथ द सरफेस। ठीक है, उनके हर एक नॉवल में अखलाकियात की जो इकदार थी वो हमेशा कम ही नजर आती थी। द ग्रेट गैट्सबाय जो था वो कैप्चर क्या करता था इनर कॉन्फ्लिक्ट को और जो दौलत की मुतालिक जो एडमिरेशन थी उसको ग्लैमर कंट्रास्टेड विद अ लॉन्गिंग फॉर सिंसेरिटी और मीनिंग। ठीक है, जैसे गैट्सबाय में जो स्कॉट थे वो अल्टीमेटली ड्रिवन बाय लव दैट सिंबलाइज्ड एवरीथिंग ही वांटेड। ठीक है ना, येट लेड हिम टुवर्ड द वेरी वर्ड ही क्रिटिक। ठीक है, कैरेक्टर एनालिसिस के जे गैट्सबाय जो था ये एक मिस्टीरियस प्रोटैगनिस्ट था जिसने पॉवर्टी इन नॉर्थ डेकोटा टू इमेंस वेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, इसने अपनी पॉवर्टी को ख़त्म किया, अपनी जो दौलत शोहरत थी उसको इसने बजाते खुद क्राइम के थ्रू हासिल किया, जो कि ड्रिवन बाय ऑब्सेसिव लवर था डेजी बुशनन का। ठीक है, उसका ड्रीम था कि वो डेजी को हासिल करे जिससे वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौर से जानता है, मतलब 5 साल पहले वो उससे मिला था और उससे प्यार हो गया था और वो लग्जूरियस लाइफ उसको देना चाहता था। गैट्सबाय की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना फ्रॉम जेम्स गैट्सबाय टू ग्रेट गैट्सबाय ये रिफ्लेक्ट करती है इसकी थिएट्रिकल सेल्फ रीइन्वेंशन को और ब्लाइंड परस्यू ऑफ एन आइडियलाइज्ड पास्ट। ठीक है, वो पोर्ट्रे करता था कि एज ए रोमांटिक ड्रीमर
ट्रेजिकली डिवोटेड टू एन इल्यूजन ऑफ लव एंड सक्सेस दैट अल्टीमेटली प्रूव्स हॉलो, ठीक है। गैट्सबाय का जो डाउनफॉल था वो एक्सपोज किया उसकी करप्शन को ऑफ द अमेरिकन ड्रीम की करप्शन को इसने एक्सपोज किया था, और मोरल डिके जो कि इसकी वेल्थ और ग्लैमर के पीछे थे। निक कैरावी जो था ये एक नेबर था, एक डेजी का कजन था, और ये नॉवल के रिफ्लेक्टिव नरेटर के तौर पे काम कर रहा है। अ थॉटफुल माइंड मिड वेस्टर्नर था। निक जो था उसने न्यूयॉर्क मूव किया था टू लर्न द बॉन्ड बिजनेस बट बिकम्स इंटैंगल्ड इन द ईस्ट कोस्ट मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, ठीक है। दो फैसिनेटेड बाय द सिटी एनर्जी, वो उसकी जो डिसल्यूएंट थी ना, उसकी मोरल एम्प्टीनेस जो थी वो बिल्कुल डिसल्यूएंट हो गई। थ्रू हिज बॉन्ड विद गेट्सबाय, निक विटनेस्ड के ब्यूटी और ट्रेजेडी जो होती है ना, उन्हें मिलकर गेट्सबाय को किस तरह से चेज किया था। एंड में वो रिजेक्ट कर देता है ईस्ट होलो वैल्यूज को और वापस से मिड वेस्ट चला जाता है इन सर्च ऑफ ऑथेंटिसिटी। निक ने बैलेंस पर्सपेक्टिव को दिखाया है, मेक हिम अ रिलायबल नरेटर, और नॉवल के जो मॉरल कंपास थे। कैरेक्टर डेजी बुशनन जो कि एक लवर थी, एक सिंबल और चार्म एंड वेल्थ थी, जो कि इंचैंट करती थी येट शैलो। दो वंस इन लव विद गैट्सबाय, शी मैरिज टॉम बुशनन फॉर स्टेटस और सिक्योरिटी, ठीक है। उसने स्टेटस और सिक्योरिटी के लिए टॉम बुशनन से शादी कर ली। डेजी जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी अनअटेनेबल ड्रीम, जो कि गैट्सबाय ने इतने सालों से उसके लिए देख रखा था, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही केयरलेस, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड और अल्टीमेटली बिट्रेड गैट्सबाय। उसका जो डिसीजन था ना टॉम के साथ रहना और गैट्सबाय को छोड़ देना, इसी वजह से गैट्सबाय ने जो ब्लेम लिया था मिटल की डेथ का, उसने रिवील कर दिया उसका ट्रू नेचर, ठीक है। डेजी जो थी रिफ्लेक्ट्स द 1920s मोरल डिक्लाइन, ठीक है। ब्यूटीफुल ऑन द आउटसाइड बट एम्प्टी विद इन। नेक्स्ट कैरेक्टर जो टॉम बुशनन थे, जो कि डेजी के हस्बैंड थे, एरोगेंट था, रेसिस्ट था, हिपोक्रिटिकल था, रिप्रेजेंट करता था ओल्ड मनी और ट्रेडिशनल पावर को। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्डन बेकर, जो कि प्रोफेशनल गोल्फर थी और डेजी की फ्रेंड थी, अट्रैक्टिव थी लेकिन डिसऑनेस्ट थी, जिसको निक पसंद करने शुरू हो गया था। मिटल विल्सन जो कि टॉम की लवर थी और लोअर क्लास मिस्ट्रेस थी, जो कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में मर गई थी डेजी के हाथों। जॉर्ज विल्सन कौन था? ये मिटल की का हस्बैंड था, जो कि पुअर डिवेस्टेटेड हस्बैंड था हु सीक्स रिवेंज। मिटल को मारा था डेजी ने, लेकिन क्योंकि गेट्सबाय ने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया था, तो ये जो जॉर्ज था उसने गेट्सबाय को मार दिया था। हमरी गेट्सबाय की क्या डिस्कस कर लेते हैं। ये जो द ग्रेट गेट्सबाय है, ये कहाँ पे सेट था, इसकी सेटिंग कहाँ पे है? ये सेट इन द समर ऑफ 1922। ये जो नॉवल था ये फॉलो करता था निक कैरावी को, अ येल ग्रेजुएट फ्रॉम मिनीसोटा हु मूव्स टू वेस्ट एग, ठीक है, लॉन्ग आइलैंड। ये इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? निक कैरावी। और ये एक ग्रेजुएट कर रहा था मिनीसोटा में, जो कि मूव कर गया वेस्ट एग में। एक लॉन्ग आइलैंड था जहाँ पे वो वर्क कर रहा था इन दी बॉन्ड बिजनेस। वेस्ट एग इज होम टू द न्यू रिच, ठीक है, वेल्थी इंडिविजुअल्स लेकिंग दी सोशल पेडिग्री ऑफ ईस्ट एक्स रिस्टोक्रेसी, ठीक है। निक जो था वो रेंट पे रहता था, अ मॉडेस्ट हाउस नेक्स्ट टू द मिस्टीरियस जे गेट्सबाय। जे गेट्सबाय को, जो कि एक वेल्थी मैन था, बहुत फेमस था, लेकिन बहुत कम पार्टीज में, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज में जाता था, लेकिन बहुत कम जाना माना जाता था। निक ने जो था उसने विजिट किया अपने कजन को, डेजी बुशनन एंड हर एरोगेंट वेल्थी हस्बैंड, ठीक है, उसका नाम था टॉम, इन ईस्ट एग, जहाँ पे वो मिले जॉर्डन बेकर से, जो कि एक ब्यूटीफुल बट सिनिकल गोल्फर थी, एंड विद होम ही बिगिंस अ रोमांस, ठीक है। निक जो था वो अपने कजन की तरफ गया, डेजी बुशनन की तरफ, जो इसकी कजन थी। उसके हस्बैंड बहुत वेल्थी थे टॉम, लेकिन बहुत एरोगेंट था। वहाँ पे उससे मिला, वहाँ उसकी और मुलाकात हुई जॉर्डन बेकर से, जिसके साथ वो खुद फॉल इन लव हो गया। निक ने लर्न किया कि टॉम जो है ना उसका अफेयर चल रहा है विद मिटल विल्सन के साथ, जो कि रहती थी ग्रिम में, वैली ऑफ एशेज में, विद हर हस्बैंड जॉर्ज विल्सन, ठीक है। निक जो था वो इवेंचुअली मिलता जुलता था गेट्सबाय से, हु टेल्स एलैबोरेट पार्टली अनट्रू स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, ठीक है।
थ्रू जॉर्डन निक जो था वो उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि दैट गैट्सबाय फेल इन लव विद डेजी 5 years अर्लियर एंड हैज सिंस अमेज्ड हिज वेल्थ टू विन हर बैक। ओके, निक ने जाना कि किस तरह से गेट्सबाय जो थे उनको डेजी से 5 साल पहले प्यार हुआ और वो किस तरह से अपनी जो दौलत वगैरह उन्होंने कैसे पाई और फिर उस लड़की को कैसे हासिल किया, डेजी को। गेट्सबाय asked Nick to arrange a meeting with Daisy which lead to rekindling to their romance। ठीक है, गेट्सबाय ने निक को कहा कि वो एक पार्टी अरेंज करे जिसमें मीटिंग अरेंज करे जिसमें वो डेजी को भी बुलाया जो कि गेट्सबाय जिससे प्यार करता था। गेट्सबाय ड्रीम ऑफ ए फ्यूचर विद डेजी बिकम इंक्रीजिंगली रियल टू हिम। ठीक है, वो गेट्सबाय का जो एक ड्रीम था ना कि मेरी फ्यूचर में शादी हो इस डेजी के साथ, वो उसका बहुत बड़ी टेंशन को बढ़ा रहा था। टॉम जो था वो सस्पिशियस लग रहा था गेट्सबाय को, और ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन इन न्यूयॉर्क जब वो मिला उससे न्यूयॉर्क में, इसने एक्सपोज किया कि गेट्सबाय जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। डेजी ने जो था चूजेस टू स्टे विद टॉम। निक की कजन थी, वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती थी, और लेकिन ऑन द वे बैक गेट्सबाय की जो कार थी उसने हिट किया और जो मिटल थी उसको उसको वो मर गई। दो डेजी वॉज ड्राइविंग गेट्सबाय स्टिल डिवोटेड डिसाइड टू टेक द ब्लेम। ठीक है, जो मिटल थी उसको डेजी ने मारा था क्योंकि उस टाइम पे डेजी ड्राइव करी थी, लेकिन गेट्सबाय को उससे इतनी मोहब्बत थी कि उसने वो ब्लेम भी अपने सर पे ले लिया। टॉम ने जो था वो जॉर्ज विल्सन को बताया कि गेट्सबाय जो था वो ड्राइव कर रहा था, और जॉर्ज ने जो है वो गेट्सबाय को बिफोर टेकिंग हिज ओन लाइफ, जॉर्ज ने गेट्सबाय को मार दिया। इन द एंड जो गेट्सबाय था ना वो मर गया अकेला, abandoned by the high society figures who once enjoyed his hospitality। ठीक है, निक disillusioned by the East Coast moral decay, और उसने जो था अपना एंड कर दिया रिलेशनशिप विद जॉर्डन और रिटर्न्स टू द मिडवेस्ट। ठीक है, थीम्स कौन से हैं ग्रेट गैट्सबाय के? डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन ड्रीम्स के जो ग्रेट गैट्सबाय है अपियर तो हुआ था सेंटर ऑन गैट्सबाय लव फॉर डेजी। उसकी जो डीपर फोकस था उस वो किस चीज पे था? क्रिटिकल लुक्स पे, जो कि 1820s की अमेरिकन फिट्जजेराल्ड ने प्रेजेंट की अमेरिका की जो लुक्स थी, क्रिटिकल लुक्स थी, उस पर था। स्कॉट ने प्रेजेंट किया था इस इरा को एज वन ऑफ मॉरल डिके एंड एम्प्टी मटेरियलिज्म। ठीक है, जहाँ पे अमेरिकन ड्रीम जो था ना वंस रूटेड इन एम्बिशन सेल्फ रिलायंस एंड होप, वो करप्ट हो जाते हैं बाय ग्रीड और सुपरफिशियल प्लेयर के। गेट्स बाय rise from poverty to wealth reflect the belief that anyone can succeed। गेट्स बाय का जिस तरह से वो गरीबी से अमीर हुआ ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो यकीन है ना उसके मदद से जो है इंसान कामयाब हो सकता है। फिर भी उसकी जो वेल्थ थी उसने जो वेल्थ कमाई थी वो क्राइम के थ्रू कमाई थी। ठीक है, और उसको जो इलाइट क्लास थी ना वो एक्सेप्ट करने से गुरेजा थी। उसका ड्रीम था ना वो बिल्कुल ही कोलैप्सिस था, और क्योंकि वो इल्यूजन की बेस पे बना हुआ था। डेजी को रोमांटिक आइडल मानता था और उसे फॉल प्रॉमिस भी किया सोशल मोबिलिटी के हवाले से, लेकिन वो ग्रीन लाइट जो थी डेजी डॉग सिंबलाइज करती है अनरीचेबल ड्रीम, just as the American dream becomes unreachable in the corrupt world of 1920। The hollowness of the upper class, जो फिट्जजेराल्ड का कंट्रास्ट किया था इन्होंने सेल्फ में रिच यानी जो वेस्टर्न एक्ट थे जो कि खुद मेहनत से कामयाब हुए थे, और वो जो दूसरे जो इनहेरिटेड अमीर लोग हैं यानी कि ईस्ट एग। ये जो कैरेक्टर है ना लाइक टॉम एंड डेजी बुशनन, ये रिप्रेजेंट करते हैं केयरलेसनेस, इमोशनल एम्प्टीनेस को ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को, दो दे इंजॉय स्टेटस एंड कंफर्ट, और उनको लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पथी होती है। जबकि जो गेट्सबाय जो कि वेस्ट एग था यानी वो अपनी मेहनत से कामयाब हुआ था, अमीर हुआ था, चाहे वो क्रिमिनली हुआ था लेकिन उसने अपनी बलबूते पे अमीर हुआ था। वो शो करता था जेन्युइन लॉयल्टी और लव को, क्वालिटी दी अपर क्लास डिसमिसेस। जब ये ट्रेजेडी हुई तो बुशनन रिट्रीट्स इनटू देयर प्रिविलेज अवॉइडिंग कंसिक्वेंसेस। गेट्सबाय मर गया अपने जो ड्रीम था उसका पूरा करते करते, केयरलेसली हेल्प डिस्ट्रॉय। क्लास एंड सोशल बैरियर्स होते हैं। क्लास डिवाइड्स शेप रिलेशनशिप एंड डिफाइन सक्सेस इन दी नॉवल।
गैट्सबाय बेशक उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो नेवर एक्सेप्टेड था बाय द ओल्ड मनी इलाइट, जैसे कि टॉम बुशनन। मेटल जो थी उसको ही शी सीक्स टू एस्केप हर लोअर क्लास लाइफ बाय अलाइनिंग विद टॉम, येट इन द एंड क्लास डिटरमिन्स सर्वाइवल। ठीक है, वो मिटल जो थी वो अपने आप को लोअर क्लास से हाई क्लास में लाना चाहती थी, इसलिए उसने टॉम के साथ एक गलत रिलेशन बनाया हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर एंड में वो डेजी के हाथों मर जाती है। गेट्स पर मिटल जो थे बोथ रीचिंग बियॉन्ड देयर क्लास मीट ट्रेजिक एंड्स। ठीक है, दोनों जो थे, मिटल जो थी वो टॉम के से शादी करके और वो स्टेटस हासिल करना चाहती थी, जबकि डेजी गेट्स बाय जो था वो डेजी से शादी करके जो था एक मटीरियलिस्टिक वर्ड को हासिल करना चाहता था। ठीक है, तो दोनों ने एंड में क्या उनको हासिल हुआ, ट्रेजिक एंड। ठीक है, स्कॉट सजेस्ट करता है कि जो सोशल मोबिलिटी है ना वो एक इल्यूजन है, और जो क्लास रिजिडली है ना वो डिक्टेट करती है फेट, जो मुकद्दर है वो ही आपकी क्लास को डिक्टेट करता है, जो भी आपका स्टेटस है। फोर्थ इसका क्या है थीम, द इल्यूजन ऑफ लव एंड द रियलिटी ऑफ मैरिज। मैरिज जो है वो इन द नोवेल इज ऑफन अ ट्रांजैक्शन रेदर देन अ रोमांटिक बॉन्ड। ठीक है, टॉम और डेजी जो थे वो रहते तो इकट्ठे थे अदर आउट ऑफ कन्वीनियंस एंड सोशल स्टैंडिंग, लेकिन उनमें म्यूचुअल इनफिडेलिटी थी। ठीक है, मिटल जो थी वो मैरिड थी जॉर्ज से, लेकिन फिर भी वो उसका स्टेटस फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो वो क्या करती थी, वो टॉम से रिलेशनशिप में थी। गेट्स बाय जो था वो लव करता था डेजी से और ऑब्सेस था, उसको आइडलाइज करता था, उसका जो प्यार था वो ही लव्स द आइडिया ऑफ हर मोर देन द रियल पर्सन। ठीक है, जो निक का रिलेशनशिप था वो जॉर्डन के साथ था, लेकिन वो लेक्स इमोशनल डेप्थ था, क्योंकि जॉर्डन भी बहुत लालची थी। शोइंग दैट ये सब दिखाता है कि जो लव है ना लाइक अमेरिकन ड्रीम, जो कि सिर्फ इल्यूजन ही है। पांचवा थीम इसका क्या है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, की जो नॉवल है क्रिटिक करता है आइडिया को कि हार्ड वर्क गारंटी सक्सेस। गेट्स बाय बिलीव करता था मनी विल विन हिम स्टेटस एंड लव, उसको यकीन था कि एक बार पैसा आ गया मेरे पास तो मैं उस जो है स्टेटस भी हासिल हो जाएगा और मेरा प्यार भी। लेकिन इतनी सारी वेल्थ हासिल करने के बाद भी उसको इलाइट्स यानी टॉम और डेजी ने रिजेक्ट किया और उसको उसका जो ड्रीम था वो डिस्ट्रॉयड किया। ठीक है, स्कॉट ने एक्सपोज किया था कि जो अमेरिकन ड्रीम है ना ये एक फ्लॉ है। ठीक है, ये करप्टेड है, स्पेशली इन सोसाइटी जो कि ऑब्सेस ऑफ वेल्थ और अपीयरेंस से। एनालिसिस करते हैं इसमें कौन कौन से थीम्स डिस्कस हुए हैं। द अमेरिकन ड्रीम्स, गैट्सबाय रिप्रेजेंट करता था करप्टेड वर्जन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम को, के इतनी ज़्यादा है वेल्थ और स्टेटस होने के बावजूद भी जो है ना उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाई, वो अपना प्यार डेजी को नहीं हासिल कर पाया। निक कंक्लूड करता है कि जो अमेरिकन ड्रीम है ना वो एक डिकेड है इनटू मटेरियलिस्टिक क्वेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक क्वेस्ट है, कुछ भी और नहीं है। नो लॉन्गर अबाउट हार्ड वर्क एंड वर्च्यू। ओके, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, गैट्सबाय की जो जिंदगी थी वो दुनिया के लिए एक इल्यूजन थी, इमेजिनिंग डेजी टू बी द सेम वुमेन ही फेल इन लव विद 5 years अर्लियर। ठीक है, वो इमेजिन करता था कि जो डेजी से जिससे उसने 5 साल पहले प्यार किया वो उसको आज भी वही सेम वुमेन समझता था और उसी से वो सिर्फ और सिर्फ प्यार करता था। हिज इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल, उसके जो रियल डेजी एंड द आइडियलाइज्ड वन ही क्रिएटेड अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डाउनफॉल। उसकी जो इनएबिलिटी थी ना कि वो फर्क नहीं कर पाता कि रियल डेजी कैसी है और जो उसने खुद की दुनिया में बनाई हुई है डेजी, वो सारा इसका डाउनफॉल की वजह बनी। थर्ड इसका थीम है क्लास एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो डिवीजन हुई है बिटवीन ईस्ट एग यानी ओल्ड मनी एंड ईस्ट एग यानी न्यू मनी, वेस्ट एग यानी न्यू मनी। ये क्या शो करती है, रिजिड क्लास स्ट्रक्चर को शो करती है। जो गैट्सबाय है उसके पास बेशक इतनी दौलत थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी एक्सेप्टेड नहीं था बाय दी ओल्ड मनी इलाइट लाइक टॉम एंड डेजी। ठीक है, मोरालिटी एंड डिके, फोर्थ थीम इसमें ये डिस्कस किया है कि जो नॉवल है उसने पोर्ट्रे किया 1920s के जैज एज को एज अ पीरियड ऑफ मॉरल डिके, एक्स्ट्रावेजेंस, डिसऑनेस्टी एंड केयरलेसनेस को। ठीक है ना, ये चीजें इसमें डोमिनेट थी। टॉम और डेजी जो थे वो एपिटोमाइज थे हिज केयरलेसनेस, retreating into their wealth to avoid their consequences। ठीक है, फिफ्थ थीम इसमें कौन सा डिस्कस किया गया है, टाइम एंड द पास्ट। गैट्सबाय जो है उसकी डिजायर थी
रिक्रिएट करना पास्ट को विद डेजी, जो कि एक सिंबलाइज थी बाय द ग्रीन लाइट एट द एंड ऑफ हर डॉग। ठीक है, क्लोजिंग लाइन इसकी ये थी कि सो वी बीट ऑन बोट्स अगेंस्ट द करंट। ये एम्फोसाइज क्या करती थी, फर्टिलिटी ऑफ ट्राइंग रिकैप्चर द पास्ट। ओके, अब इसका नैरेटिव स्टाइल और पर्सपेक्टिव क्या था कि जो नॉवल है वो उसमें वो बताया किसके थ्रू जा रहा है, वो निक के पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। ठीक है, यानी मेकिंग हिम बोथ अ कैरेक्टर ऑल्सो अ नरेटर। वो रिफ्लेक्ट करता था कि जो समवट अनरिलायबल नरेशन है ना, जिसकी वजह से लेयर्स ऐड हो रही है इंटरप्रिटेशन और जजमेंट की टू दी इवेंट्स। ठीक है, अब सिंबलिज्म कौन कौन से यूज हुए हैं। ग्रीन लाइट जो है वो सिंबलाइज करती थी गैट्सबाय की होप्स और ड्रीम्स को, पर्टिकुलरली उसका जो ड्रीम था रीयूनाइटिंग विद डेजी। ठीक है, अगला था वैली ऑफ एशेज। ये रिप्रेजेंट्स करता था मॉरल एंड सोशल डिके को। ठीक है, जो कि 1920s के ग्लिट्स के नीचे दबा हुआ था। थर्ड इसका सिंबल क्या था यूज हुआ, आई ऑफ डॉक्टर टीजे एक्लबर्ग, a faded billboard that symbolizes this loss of spiritual values and possibly God watching over a morally bankrupt society। जो बिलबोर्ड लगा हुआ था बहुत ही धुंधला सा, वो इस चीज को सिंबलाइज कर रहा था कि जो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की जो वैल्यूज हैं उनकी बहुत कमी है, और पॉसिबल ये है कि जो गॉड है वो देख रहे हैं मोरली बैंकरप्ट सोसाइटी को, जो कि अखलाकियात से गिरे हुए मुआशरा है उसको गॉड पॉसिबली देख रहे हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 of modern drama. I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much.